नीलोफ़र एक आम इंसान है और वो सोसाइटी में कुछ इन्वेस्ट करना चाहती है। वो ये सोचती है कि वो इस दुनिया में आई है ताकि वो बहुत सारे लोगों के दर्द का, दुखों का मदावा कर सके। स्कूलिंग मेरी सारी यहीं है, कोयटा की है। मैंने मास्टर्स तक यहीं कोयटा में पढ़ा है। देन मैं एमफ़िल के लिए चली गई थी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से मैं एमफ़िल करके वापस आई तो फिर मैंने यहाँ पे अपना पीएचडी किया एनवायरमेंटल साइंसेज़ में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पीएचडी अपना कंप्लीट कर लिया है। अब सिर्फ डिग्री का इंतज़ार है। इसके अलावा जब मैं एमफ़िल करके वापस आई तो मेरे एक उस्ताद मेंटोर मोहसिन थे जिन्होंने मुझसे एक सवाल किया था जिसने मुझे सोचने पे मजबूर किया। सेंसिटिव तो मैं पहले से थी, बहुत सारे लोगों को मतलब उनके दुख, उनके दर्द, उनकी जो भी महरूमियाँ हैं वो मुझे तकलीफ़ देती थी, मगर उनके एक सवाल ने मुझे थोड़ा सा सोचने पे मजबूर किया। उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा आपने एमफ़िल कर लिया है, अब आपने क्या करना है, एमफ़िल क्यों किया? आई सेड कि मेरी जॉब की डिमांड थी तो दैट्स वाई मैंने कर लिया और मेरी प्रमोशन होगी। ही सेड अच्छा एमफ़िल किया है तो वो तो आपने अपने लिए किया, जॉब और वो सब कुछ। आपने एनवायरमेंटल साइंसेज़ में एमफ़िल किया है, क्या आपको ये पता है कि ये एक बहुत सेंसिटिव फ़ील्ड है और एनवायरनमेंट को एनवायरमेंटलिस्ट की ज़रूरत है। वो पॉइंट था जो मैंने सोचा वाक़ई एजुकेशन तो चलो अपने लिए कर ली, मगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं सोसाइटी में और सोसाइटी को हमारी ज़रूरत है, एनवायरनमेंट को हमारी ज़रूरत है और एक इंडिविजुअल है बहैसियत इंसान, हर एक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसने करनी है। हम हमेशा गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, हम हमेशा लोगों की तरफ देखते हैं, हम कहते हैं वो नहीं करता तो हम क्यों करें, ये तो गवर्नमेंट का काम है हम क्यों करें। मगर बहैसियत इंसान हमारी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके बारे में हमसे सवाल किया जाएगा। एग्जैक्टली, नो डाउट। जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि ये तुम्हें अल्लाह ताला ने, मतलब अल्लाह ताला हमसे पूछेगा कि सब कुछ मिला, शऊर भी था, आपके पास ताकत भी थी, सब कुछ था, आपने क्या इन्वेस्ट किया? तो मेरे ख़्याल में कि मैं इसको पर्सनली इस चीज़ के ऊपर बिलीव करती हूँ कि एज़ एन इंडिविजुअल हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो हमें ज़रूर पूरी करनी चाहिए और उसी से हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। देखिए, अगर हर एक अपने अपने डोमेन में रह के कर सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक उस्ताद हूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और वो सिर्फ स्टूडेंट्स मैंने ये नहीं सोचना कि मैंने नौकरी करनी है, मुझे पैसे मिल जाएंगे, मैंने ये कंटेंट पूरा करना है और जी बस फारिग। मैंने उन स्टूडेंट्स को मैं अपने स्टूडेंट से बहुत प्यार करती हूँ, हर स्टूडेंट से। मैं ये चाहती हूँ कि जब वो अपने क्लास से बाहर निकलें तो वो कोई ना कोई उनके पास लर्निंग हो, आज नहीं तो कल वो चीज़ जो वो लर्न करेंगे वो उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा देगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो डॉक्टर्स जो हैं वो अपने डोमेन में रह के उनकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उन्होंने पूरी करनी है। इंजीनियर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं, एक आम रेडी वाले की भी अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूँ। मैं कभी बाज़ार जाऊँ, ये चीज़ मुझे तकलीफ़ देती है, हर एक अपनी दुकान साफ़ करता है, सारा कचरा निकाला बाहर फेंक दिया। उस दुकानदार की ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने वो कचरा उठा के लपेट के वो डस्टबिन में भी डाल सकता है, इकट्ठा करके अपनी दुकान में बांध के रख सकता है और एक जगह पे डाल सकता है। ये उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पढ़ा लिखा होना, अमीर होना ये ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, कुछ चीज़ें ज़िंदगी में बिल्कुल वाक़ई बाई चांस होती हैं। एनवायरमेंटल साइंसेस चूज़ करना मेरा अपना पर्सनल वो डिसीजन नहीं था, ये अल्लाह ताला की तरफ से हुआ। मैंने किसी और सब्जेक्ट में लेना था, बट व्हेन आई वेंट टू इस्लामाबाद तो वो फ़ॉर्चुनेटली, मैं कहती हूँ फ़ॉर्चुनेटली, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं बहुत सेटिस्फाइड फ़ील करती हूँ कि मुझे एडमिशन मिला ही एनवायरमेंटल साइंसेज़ में। और जब मिला और मैंने मतलब लर्न करना शुरू किया, फिर रियलाइज़ करना शुरू किया, तो फिर मैंने एक्ट करना शुरू किया। अब ये जो 3 वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं, ये कनेक्शन जो है इसकी रियलाइज़ेशन के ऊपर है। इंसान को बहुत कुछ पता होता है मगर वो एक्ट नहीं कर पाता क्योंकि वो रियलाइज़ ही नहीं करता। तो ये बाय चांस था।
अच्छा, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी वैसे ही कहती हूँ, और वैसे भी कोई ऐसे आम बंदा भी हो और कोई मुझसे आके पूछे कि मैम हमने इंटर कर लिया है तो अब हम क्या करें, मैं ये कहती हूँ देखिए स्कोप जो है इस वक्त ओवर सेचुरेशन है, हर फील्ड ओवर सेचुरेटेड है। आप जो भी करें अच्छा करें बेस्ट करें तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं से उसका पे बैक मिलता है। एनवायरमेंटल साइंसेज इसलिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया एनवायरनमेंट के पीछे है। हम सब इंसानों ने मिलकर एनवायरनमेंट को डिग्रेड किया किया किया। अब टाइम है कि एनवायरनमेंट को सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। हम जो सॉल्यूशंस निकालते हैं उसमें से भी कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल जाता है और फिर उस प्रॉब्लम का फिर सॉल्यूशन करते हैं। तो एनवायरमेंटल साइंसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी सारी फील्ड्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि एनवायरनमेंट को हमारी ज़रूरत है और उसमें स्कोप है। पूरी दुनिया एनवायरनमेंट को ठीक करने के पीछे भाग रही है, जिसमें अभी हमारी NDCs प्रेजेंट हुए हैं। COP26 होने वाली है। पाकिस्तान ने अपना डॉक्यूमेंट उसमें प्रेजेंट किया है। उस दिन गवर्नमेंट की किसी एक मीटिंग में उन्होंने बताया कि NDC पाकिस्तान का इट्स मतलब टॉप पे है, सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट उसका है। तो लेट्स सी, मैं कहती हूँ एनवायरमेंटल साइंसेज बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनवायरनमेंट की तरफ आना चाहिए। अगर वो कहते हैं स्कोप, तो स्कोप हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं दोबारा मेंशन करूँगी कि एनवायरमेंटल साइंसेज अगर आप ये सोचते हैं कि आपको कोई ऐसा फील्ड सेलेक्ट करना है जिसमें कमीशन क्लियर करेंगे, क्लास में जाके पढ़ाएंगे, 9 से 2 की जॉब करेंगे और बस फारिग, तो एनवायरमेंटल साइंसेज ऐसा नहीं है। आपको 9 to 2 वाला काम इसमें नहीं है। अगर आप ट्रू एनवायरमेंटलिस्ट हैं और जो लोग इसको ट्रूली ओन करते हैं उनको हर वक्त कोई ना कोई चीज़ तकलीफ़ देती रहती है, हर वक्त। हाँ, ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। मैं अगर किसी लेमैन से पूछूँ ना कि हवा क्या है, या मैं अपने स्टूडेंट्स को पहली क्लास में पूछती हूँ अच्छा बताएं एनवायरनमेंट क्या है, वो कहते हैं हवा, पानी और ये सॉइल, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट है। बट एक्चुअली एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी है और इंटर डिसिप्लिनरी भी है। मल्टी डिसिप्लिनरी इसलिए कि उसमें हमारा सोशल, पॉलिटिकल, फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, हर तरह का एनवायरनमेंट। अब इस वक्त ये जो इस रूम का एनवायरनमेंट है, मैं आपके साथ कन्वर्सेशन कर रही हूँ, आपका एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है आपकी अपनी ऑडियंस के साथ। जब आप बात करते हैं वो पॉजिटिव है तो वो भी एक एनवायरनमेंट है, नेगेटिव है वो भी एक एनवायरनमेंट है। लोग कहते हैं कि आसिम ने आज ये बात कर दी हमें अच्छी नहीं लगी, वो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। आप अच्छी बातें करते हैं, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट उनके वैसे भी, फिज़िकल भी, और फिर एक केमिकल एनवायरनमेंट उनके जहन में क्रिएट होता है। तो जो एनवायरनमेंट है वो एक आम इंसान के लिए वो ये सोचे कि इर्द गिर्द जो कुछ भी है, चाहे वो लोग हैं, चाहे उनकी फैमिली, मतलब आम लोग हैं, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, सब एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। इससे हट के पानी, हवा और सॉइल ये तो है ही है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली नहीं करते। हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप मतलब मैं फिर बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री की तरफ नहीं जाऊंगी इसके अंदर, मगर जब जो हम बातें करते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और उस केमिकल से हमारा मूड जो है वो उसके साथ एसोसिएटेड होता है, और फिर हमारे मूड के साथ हमारे एक्शंस, हमारा मूड ख़राब है तो हम बच्चों को मार रहे हैं, हम क्लास में जाके स्टूडेंट्स के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, मतलब ये बहुत सारी, मतलब दे आर कनेक्टेड। अच्छा, ये वाली चीज़, अच्छा इसके इसका तो ये मैं फिर अलग से मुझे शुरू करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं ए से हमें शुरू करना पड़ेगा एक्चुअली। ये वो वाली चीज़ है जिसको हम अपने बच्चों के अंदर फीड करते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है उसको कुछ नहीं पता, उसके अंदर शऊर नहीं होता, मगर जो चीज़ वो देखता है वो रिकॉर्ड कर लेता है, और जो रिकॉर्ड होती है वो सारी ज़िंदगी उसी को एक्ट करता रहता है। जब अगर वो अपने सामने देख रहा है कि एक मतलब फॉर एग्जांपल, मैं ऐसी एग्जांपल में वैसे किसी को मतलब टारगेट नहीं करी, मैं वैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल एक बाप आता है घर में और वो ये कहता है मैं सुबह से काम कर रहा था, और वो जो है कहता है कि मतलब उनकी बेगम आती हैं, कहती हैं जी मैं खाना लाऊं, कहती क्या खाना लाओ फलाना, और बच्चे शोर क्यों कर रहे हैं ये वो। अब जो बच्चा है जब उसने ये सारी चीज़ें देखी, ही इज़ टेकिंग इट एज अ नॉर्मल, उसके लिए वही नॉर्मल है। जब वो बाहर जाके यही शोर शराबा करेगा तो उसके लिए चीज़ नॉर्मल है, हमारे लिए अब नॉर्मल है। हम कहते हैं यार कितना बदतमीज़ है, क्यों ऐसी बातें कर रहा है, क्यों इतना शाउट कर रहा है, मगर उसके लिए नॉर्मल है। तो वो नॉर्मल जो सिचुएशन है उसके जहन में कहाँ फीड हुई है, उसके घर से फीड हुई है। घर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एक बच्चे की पर्सनैलिटी, एक बड़े का माशरे में इन्वेस्ट करना, वो उस पॉइंट से स्टार्ट होता है।
अच्छा देखिए, एक बात यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी, हम हमारे बच्चे कभी भी वो नहीं करते जो हम कहते हैं कि करो, हमारे बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। तो पेरेंट्स को अगर अपने बच्चों को देखना है कि वो एक कामयाब और एक ऐसा इंसान बने जो माशरे में पॉजिटिवली उनका जो है कोई इम्पैक्ट आ रहा हो, तो अपने आप को उस तरह से मतलब एक्ट करें घर में बच्चों के सामने, तो बच्चे बिल्कुल वैसे ही माशरे में इन्वेस्ट करेंगे। सोसाइटी कौन बनाता है? हम ही तो हैं। वो पेरेंट्स ही उस सोसाइटी का हिस्सा हैं। जो चीज़ें हमें नहीं पसंद वो हमें नहीं पसंद, इसलिए सोसाइटी को नहीं पसंद। बस एक वाहिद यही चीज़ रह गई है जो मुफ्त में मिलती है। कभी पानी जो है वो मुफ्त में मिलता था तो ज़ाया करते थे। अभी भी अनफॉर्चुनेटली जब पानी नहीं आता 1 हफ़्ते तक या 4 दिन तक, टैंकर डलवा लेते हैं, पानी आ गया जी बस, फिर उसके बाद ज़ाया करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा हमारे पास टाइम रह गया है वो ही है बस, उसमें हमारे पास मुफ्त ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होंगे। बहुत एक मैसेज कंट्री का, आई डोंट नो मैं नाम मेंशन कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। असल में जब भी हम एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं तो हर कंट्री को होस्टिंग मिलती है उसकी। तो 2000 अराउंड 2016-17 में एक कंट्री को जो होस्टिंग मिली थी इस एयर पोल्यूशन, उस साल का थीम जो है वो एयर पोल्यूशन था। उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि जो एयर है वो एक टाइम आएगा कि एयर हमें परचेज़ करनी पड़ेगी और फिर हमें हर वक्त अपने घर में कन्फाइंड रहना पड़ेगा, सोच सोच के। जैसे आज पानी सोच सोच के इस्तेमाल करते हैं, कल ऑक्सीजन सोच सोच के इस्तेमाल, क्योंकि हम 1 मिनट में 7 to 8 लीटर्स जो है वो ऑक्सीजन ले लेते हैं। और वो 7 to 8 लीटर्स सोचें जब हमें सिलेंडर्स में भरवानी पड़ेगी, गॉड फॉरबिड, मतलब हमने कोरोना की सिचुएशन में देखा कि ऑक्सीजन के लिए लोग मारे मारे फिर रहे थे, सिलेंडर्स खुद खरीद के घर पे रख रहे थे। दुनिया में कितने लोग इसलिए मर गए कि उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि उनके लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे। बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा है। बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं इफ़ेक्ट करना शुरू हो गई हैं। अब जो है आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन पोल्यूशन में बहुत कम है, मगर उसके ऊपर इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ें पोल्यूशन कॉज कर रही हैं, हमारा उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मतलब कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें। मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं मतलब बाय नेचर आई एम सेंसिटिव। इसके अलावा जब मेरा दिल करता है कि मैं जो है लोगों के दुख, लोगों के दर्द बांटूं, समेट लूं, बट मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना इन्वेस्ट करती हूँ। तो मैं ये मेरा वो है, मैं विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी मनी, फॉर मी मनी इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, मगर लोगों के दुख, लोगों के दर्द वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं कहीं ना कहीं मैं कोशिश करती हूँ किसी के दुख का मदावा हो जाए तो मेरी जो है आखिरत संवर जाएगी। नहीं नहीं, डेंजरस एनवायरनमेंट में है जिसमें हमारे पास लाहौर टॉप पे जा रहा है। एयर की क्वालिटी उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप देखें सर्दियों में उसमें विजन, वो कहते हैं धुंध छा गई जी, विजिबिलिटी ख़त्म हो गई। वो कोयटा जो है इसलिए सफ़र कर रहा है, यहाँ पे वैसे ही एरिड सेमी एरिड में है। कोयटा एक कप शेप्ड वैली है, जो यहाँ पोल्यूशन है वो इस कप के ऊपर ही रह जाती है, इधर उधर नहीं जाती। तो कोयटा भी अलार्मिंग उसमें, बारिशें यहाँ नहीं होती, वाटर क्राइसिस। सिर्फ कोयटा की बात नहीं, ओवरऑल बलूचिस्तान जो है वो वाटर क्राइसिस में है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को निकाल के बाकी डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलार्मिंग उस पे हैं, और साइंटिस्ट और रिसर्चर्स कहते हैं विद इन 10 ईयर्स पानी ख़त्म हो जाएगा। फिर असल में अगर कोयटा की बात करूं, बलूचिस्तान की, तो हमारे पास फैसिलिटीज़ थोड़ी सी कम है। हमारे पास बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत टैलेंटेड टीचर्स हैं, मगर क्योंकि फैसिलिटीज़ कम है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हमें रिसर्च के लिए इस्लामाबाद, कराची, लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़ता है। अदरवाइज़ मेरे ख्याल में कि पीएचडी एक ऐसा जो है एजुकेशन का वो वाला पार्ट है जिसमें स्टूडेंट को खुद करना पड़ता है। तो जो भी स्ट्राइविंग है, जो भी सारी मेहनत है वो स्टूडेंट ने खुद करनी है। मगर अगर फैसिलिटीज़ हों तो फिर थोड़ी सी आसानियाँ हो जाती हैं। तो हमारे पास फैसिलिटीज़ कम है इसलिए मुश्किल होती है। असल में ये जो ड्रॉप आउट है, ये दूसरी वाली डिफ़िकल्टीज़ तो एक तरफ, एक्चुअली वो जो माइंड सेट है उनकी फैमिली का या मेल्स का, वो थोड़ा सा मुझे लगता है ज़्यादा, वो वाला जो फैक्टर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। उसकी वजह से जो है वो ड्रॉप आउट ज़्यादा होते हैं। वो कहते हैं कि एक एज पे आके वो कहते हैं जी लड़की की शादी की एज होने वाली है, या लड़की बड़ी हो गई है, बस अब इसको एजुकेशन के लिए ना भेजो, या शादी की एज आ गई है तो बस अब आगे नहीं पढ़ना। मैं एक सर्वे पे गई थी
लसबेला की तरफ, वहाँ पे हमने एक गांव में गए, वहाँ पे बहुत मतलब फीमेल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, एक क्लास थी, और फिर उन्होंने कहा कि ये क्लास पहले हमारे पास 50 की थी और हमारे पास सिर्फ 20 रह गए। तो उसमें से बहुत सारी बच्चियाँ एट द एज ऑफ 12 उन्होंने कहा कि जी अब इनकी शादी का वक्त आ गया है, तो अब ये शादी करेंगे और ये लड़कियाँ बड़ी हो गई हैं, बाहर नहीं जाएंगी। तो मुझे लगता है कि माइंडसेट जो है वो थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। अवेयरनेस मज़ीद थोड़ी सी क्रिएट करें, उनको ये चीज़ रियलाइज़ करें, थोड़ा सा ग्रूम हो जाएं, थोड़ा सा सोसाइटी में मूव कर सकें, और खुदा ना खास्ता अगर ज़िंदगी में कभी उनको ज़रूरत पड़े बाहर निकल के अपने बच्चों को संभालने की, अपने घर को संभालने की, तो वो कोई एक रिस्पेक्टेबल जॉब कर सकें। अच्छा, असल में इसमें जो फ़ीमेल के पीछे स्ट्रेंथ है ना, वो भी वो अपने हमेशा अपने भाइयों के की तरफ, अपने बाप की तरफ, अपने शौहर की तरफ देखती हैं। अगर वो उनको स्ट्रेंथ दे रहे हों, वो उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हों, तो वो कहीं तक भी आगे जा सकती हैं। मगर अगर जब दोबारा वो उनकी तरफ देखती हैं, वो उनको डिस्करेज करते हैं, तो फिर वो कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं कर सकते, मैं कैसे, चलो ठीक है बाहर निकल के तो मैं माशरे से तो लड़ लूँ, तो अपने शौहर से, तो अपने बाप से, अपने भाई से कैसे लड़ूँ? वो मुझे कहता है कि ये नहीं करना, फलाना नहीं करना, अगर मैंने तुम्हें ये करते हुए देखा तो ये हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि फैमिली को, हर फीमेल को, अपनी बेटियों को एक सर्कल में उनको उनकी लिमिटेशंस बतानी चाहिए और फिर उनको सपोर्ट करना चाहिए। वो सपोर्ट करेंगे तो फीमेल्स आगे आ सकती हैं, अदरवाइज़ फिर ये बहुत मुश्किल है। मैं ना दो चीज़ें हाईलाइट करूँगी जो आजकल मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। प्लीज़ काइंडली, जब आप रोड पे ड्राइव कर रहे हों, जब रोड पे ड्राइव कर रहे हों, तो किसी को रास्ता देने में क्या हर्ज है? आप, बहुत सारे एक्सीडेंट्स इसलिए होते हैं, वो कहते हैं मैं पहले जाऊँ। बहुत सारा रश जो ट्रैफिक ट्रैप हो जाता है, वो इस वजह से वो कहते हैं मैं पहले जाऊँ, दूसरा कहता है मैं पहले जाऊँ, आप वन वे की तरफ चले जाते हैं। प्लीज़, वन वे जो रास्ता आपके लिए है वो आपके लिए है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करेंगे, इसके लिए भी आप से सवाल किया जाएगा, क्योंकि आपके, हम कहते हैं ना कि वो जो है किस एक मुसलमान के हाथ और ज़बान से लोग महफूज रहें, तो आपके अमल से अगर किसी को तकलीफ़ होगी तो आपसे सवाल किया जाएगा। तो आप वन वे पे प्लीज़ ना जाएं। सेकेंडली, गाड़ी से बाहर कचरा मत फेंका करें। जब जाते हुए मुझे ये चीज़ बहुत तकलीफ़ देती है कि आप एक पढ़ी लिखी फैमिली हो, गाड़ी बहुत अच्छी हो, लाखों की गाड़ी में आप बैठे हुए हों, 40 लाख की, 70 लाख की, और आपने केला खाया, केले का छिलका रोड पे, आपकी वजह से किसी को कोई गिर सकता है, किसी की टांग टूट सकती है, किसी का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसी रोड पे पैदल भी चल रहे हैं। सेकेंडली ये कि आपने वैसे कोई रैपर खाया, जूस का डब्बा आपने रोड पे, अगर वो आप काइंडली अपनी शॉपर में बांध के और घर पे ले जाके फेंक दें, तो मेरा ये मैसेज है एज एन इंडिविजुअल, आप प्लीज़ काइंडली जो है लोगों को, मतलब लोगों के लिए आसानियाँ करें, मुश्किल ना करें। मैं कहती हूँ मेरी वजह से माशरे में 4 लोग भी चेंज हो जाएं, तो मतलब मैं कहती हूँ मैं, मेरे लिए बहुत खुशी का मौका